नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑन टिप्स पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के बीच हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी हाईलाइट की सीरीज, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइंस उनका रीड करवाएंगे और उनको साथ ही साथ समझाएंगे, जिससे सभी बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और एनसीईआरटी उनकी टिप्स पे हो जाए और माइंड में पूरा सेट हो जाए, जिससे नीट के अंदर, क्योंकि आप जानते ही हैं एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं सीधे लाइन टू लाइन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नामक चैप्टर, जो कि इकोलॉजी का एक चैप्टर है और इसका आगे के चैप्टर से इतना कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे डाटाबेस बात है, कुछ डाटाज दिए गए हैं अलग अलग, और उन डाटा को आपको कैसे याद करना है और कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नीट में पूछे जाने वाला है, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा नीट की इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी से फटाफट शुरू करते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण नाम का नया चैप्टर। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर से नीट के अंदर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इकोलॉजी की पूरी इकोलॉजी से कम 15-20 सवाल तो आ जाते हैं, तो इस चैप्टर से 2-3 ना कह के मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन तो अराउंड लगभग, इससे मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम तीन है और 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के 100% इससे चैप्टर से पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना डाटाबेस चैप्टर है और डाटा भी पूछ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आराम से समझ में आएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और सवाल इससे 4 से 5 बनेंगे, ये मैं लिख के ले सकते हो आप, ठीक है। और 3 तो मिनिमम है, 4 से 5 बनेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर को। चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता से सीधा सीधा तात्पर्य है कि पृथ्वी पे जो भी जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, वो सारी एक जैव विविधता है, वो सारी एक जैविक संपदा है, वो जैविक प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे मैं हूँ तो मैं एक जैव विविधता का हिस्सा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक मानव हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मैं एक जैव विविधता का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं एक जाति हूँ। चींटी है, वो भी जैव विविधता का हिस्सा है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में पर्टिकुलर मैं अगर नाम लूँ, नीम है, वो जैव विविधता है, घास जैव विविधता है। ऐसे जो भी चीज़ अपने को दिख रही है, क्या वो जैविक संपदा का हिस्सा है? बिल्कुल। तो वो सारी की सारी जैव विविधता में ही तो आती है, वो सारी की सारी जैविक संपदा है, तो वो जैव विविधता के अंदर आएगी। यस, तो ये जैव विविधता होती है। और संरक्षण नामक शब्द क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि अभी आप देख रहे हो दिन ब दिन जो जैव विविधता है वो नष्ट होती जा रही है। कहीं ना कहीं जीवों को हानि हो रही है, चाहे वो मानव क्रियाकलापों के कारण हो या अन्य कोई कारण रहा हो, लेकिन जैविक संपदा जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, हानि होती जा रही है, इसलिए उनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम पढ़ेंगे जैव विविधता क्या है, कितनी है अपने यहाँ पे, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, उसके बाद संरक्षण पढ़ेंगे और संरक्षण के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम जैव विविधता को बचा सकते हैं और क्यों बचाना चाहिए, ये सब कारण इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को करते हैं शुरू। सबसे पहले ये देखो, हेडिंग देख लो, यहाँ पे अपने को 2 चीजें पढ़नी है, एक तो अपने जैव विविधता पढ़नी है और दूसरी जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है। यस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और लाइन जो मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, यदि दूर स्थित आकाश गंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारी ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दूर स्थित आकाश गंगा है, जैसे हम पृथ्वी वाले जो है, एक हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? मिल्की वे। कौन सी है? मिल्की वे नामक आकाश गंगा के अंदर जो है वो पृथ्वी ग्रह आता है। क्या आता है? सौर मंडल आता है हमारा, और सौर मंडल के अंदर जो है वो अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई दूसरी आकाश गंगा का कोई अन्य ग्रह का कोई आदमी आए, अन्य ग्रह का आदमी नहीं कह सकता मैं उसको, अन्य ग्रह का कोई प्राणी है बेसिकली हम जिसको एलियन बोल लेते हैं। एलियन किसको बोलते हैं? जो अन्य ग्रह के होते हैं उनको एलियन बोलते हैं। तो अगर वो कोई एलियन हमारी पृथ्वी पर आ जाए, धरती जो अपनी है उसके ऊपर आ जाए, तो सबसे पहली चीज तो उसको क्या आश्चर्यचकित करेगी? सबसे पहले तो वो आके देखेगा कि भाई साहब इतनी सारी जैविक संपदा, इतने लोग, इतनी पेड़ पौधे, तो सबसे पहले तो वो चीज इसी चीज से आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इतनी जैविक संपदा कहाँ से आ गई। तो अति विशाल जैव विविधता से वो क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित हो जाएगा।
हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियां या स्पीसीज जिनके साथ हम रह रहे हैं हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। चलो एलियन की बात क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये है, एलियन की बात ही क्यों कर रहे हो? हम मनुष्य खुद जब देखते हैं अपने आसपास इतनी सारी जातियां, इतने सारे पेड़ पौधे, क्योंकि हम एक ऐसे जीव है जिनके अंदर चेतना है, बुद्धि है ना, हम चीजें जो है वो समझते हैं, ठीक है। तो एलियन की क्या जरूरत है जब मनुष्य खुद देख रहा है कि आसपास इतनी ज्यादा विविधता है, इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी स्पीशीज हैं, इतने जीव जंतु हैं, तो एलियन क्यों आश्चर्यचकित होगा? हम खुद भी तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो एलियन कैसे नहीं होगा? क्योंकि हम खुद भी तो हो रहे हैं, तो हमें भी वो आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ रही है। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा। एक सामान्य मनुष्य को अगर आप पूछोगे तो वो मुश्किल ही विश्वास करेगा कि हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं। चींटियों से आप भली भांति परिचित हैं। उन चींटियों की पूरी धरती के ऊपर कितनी है? 20,000 जातियां। लो भाई, कितनी जातियां हैं? 20,000 जातियां हैं। 3 लाख बिटल या ब्रंग की हैं और 28,000 मछलियों की हैं और 20,000 से अधिक ऑर्किड या अधिपादपों की जातियां हैं। अब देखो, डाटा है, याद तो रखना पड़ेगा। डाटा है, याद तो रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है आपको? इस चैप्टर का सबसे आसान तरीका बताता हूँ कैसे आपको इस चैप्टर का डाटा याद करना है। आपको एक पेज लेना है खाली, जो डाटा वाला बेस है ना, जो डाटाबेस लाइंस है या जो डाटा है वो उस पेज पे उतार दो और उस पेज को चिपका दो। जहां आप पढ़ते हो रात दिन, उस पेज को वहां चिपका दो। तो वहां से क्या होगा, आपका जो बार बार अगर आपका ध्यान जाएगा, डाटा वाली चीजें कब याद होती है? जब आप उसको बार बार पढ़ते हो। तो जैसे ही बार बार आप पढ़ोगे आपका डाटा बेस ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी मैं आपको 2-3 बार बताऊंगा तो आपको शायद याद हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा को बार बार आप विजुलाइज करोगे उतना जो है वो आपको याद होता जाएगा। बस याद ये रखना है कि 20,000 चींटियों की जातियां हैं। एक मनुष्य को आप पूछोगे सामने, जैसे कि आप बाजार में जा रहे हो, बाजार में आप जा रहे हो, आपके सामने एक मनुष्य आया, आपने उसको रोक दिया, आपने उसको रोक के पूछा कि भाई साहब, हमारी धरती पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं, क्या आपको इस बात पे विश्वास है? वो कहे यार 20,000 चींटियों की जातियां कैसे हो सकती हैं? 20,000 चींटियों की जातियां कैसे हो सकती? उसको विश्वास हुआ ही नहीं। लेकिन होती है। 3 लाख बिटल या ब्रिंग की जातियां, 28,000 मछलियों की और 20,000 से अधिक ऑर्किड की जातियां हैं। बस इस यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। बाकी वाली ऊपर वाली बली एलियन वाली मत याद रखो। बस आपको ये याद रखनी है, एक लाइन, दूसरी ये लाइन, बस इतनी, ये इतना याद कर लो। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक वेद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता को महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब जो इकोलॉजी के कुछ वैज्ञानिक होते हैं, जो पारिस्थितिकी का जो अध्ययन करते हैं, उनको पारिस्थितिक विद कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, जो जैव विकास के वैज्ञानिक है, जो विकास वाली चीजें देखते हैं, इवोल्यूशन कैसे होता है, वो इस विविधता के महत्व को कुछ प्रश्न पूछकर समझ आ रहे हैं अपने को। कैसे? जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं? उनके मन में क्वेश्चन आया है कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से थी? जब पृथ्वी आई भी नहीं थी, क्या उससे भी पहले ये विविधता थी? ये सब विचित्रताएं कहाँ से आई? फिर ये सब चीजें कहाँ से आई? जीवमंडल के लिए विविधता क्यों आवश्यक है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों इस जीवमंडल को ये चाहिए, चीजें, इतनी सारी जातियां क्यों चाहिए? यदि ये विविधता कम होती तो क्या होता? तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? ये सब क्वेश्चन है। मानव जीवन इस विविधता को किस प्रकार से लाभान्वित है? हमको क्या लाभ हो रहा है? ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं जब वो इस महत्व को तलाशते हैं जैव विविधता के, तब इतने सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। अब आते हैं जैव विविधता पे। अब क्या है जैव विविधता? अब उसको डिटेल में समझते हैं कि जैव विविधता आखिर क्या है। हमारे जीव मंडल में न केवल जातीय स्तर पर वरन जैविक स्तर के सभी स्तर पर कोशिकाओं से लेकर वृहद अणु से लेकर जीवों तक बहुत विविधता मिलती है। इसका मतलब ये है, अपन जब बेसिकली अपने मन में जब आती है एक विविधता की बात, कि हम विविधता को देख रहे हैं, जब हमारे नजरिए से हम जब देखते हैं, तो हम तो सीधा जीवों पे देख रहे हैं, जाति स्तर पर देख रहे हैं। हम किस स्तर पे देखते हैं? अगर आपको मैं किसी को बोलूंगा कि विविधता को थोड़ा बहुत बताओ, तो आपके मन में चीज आएगी कि एक मैं बना हुआ हूँ, मेरे आसपास नीम है, मेरे आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, गधे हैं, घोड़े हैं, ये सब चीज़ें आ रही है आपके मन में। बबूल है, नीम है, पीपल है। अगर ये चीज़ें आपके मन में आ रही विविधता के लिए, तो ये तो जातीय स्तर पर होगी, क्योंकि बबूल एक जाति हो गई, नीम एक जाति हो गई, ठीक है। और दूसरा कुत्ता एक जाति होगी, बिल्ली एक जाति होगी, तो जातीय स्तर पर विविधता को आपके मन में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जातीय स्तर पर तो होती है, बिल्कुल सही है, होती तो है, लेकिन
कोशिकाओं से लेकर जो आपकी सेल है, शरीर के अंदर जो आपकी एक कोशिका है, उस कोशिका से लेकर, कोशिका सबसे छोटी चीज कोशिका, कोशिका भी से भी छोटी चीजें होती है, ये वृहद अणु जो कहते हैं जिसको वृहद अणु, वृहद अणु, वृहद अणु से सेल बनती है और सेल से बनते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक, उत्तक से बनते हैं ऑर्गन, टिश्यू से क्या बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन से क्या बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जाके फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म बनेगा। चलो एक चीज़ करते हैं, बेसिक चीज़ें ये वाली आपको जो है वो थोड़ी बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है वो आपकी मैक्रोमोलिक्यूल वृहद अणु, सबसे पहले वृहद अणु, वृहद अणु, सबसे पहले क्या वृहद अणु, वृहद अणु से क्या बन गई सेल बन गई, सेल से क्या बना टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या बना ऑर्गन बना, ऑर्गन बहुत सारे हो गए, फिर क्या बना ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद बन गया ऑर्गेनिज्म यानी एक कोई जीव बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। अब जीव बहुत सारे मिलके बना देते हैं समष्टि, पॉपुलेशन उसी जाति की, पॉपुलेशन जैसे अपन मानव की बात करें तो मानव की पॉपुलेशन, कुत्तों की अलग पॉपुलेशन क्योंकि उसमें एक ही जाति होगी पॉपुलेशन, याद रखना पॉपुलेशन के अंदर एक ही जाति होगी। पॉपुलेशन के बाद बन गया समुदाय, है ना, कम्युनिटी समुदाय, और समुदाय से बन गया फिर इको सिस्टम पारितंत्र, फिर लास्ट में जाके जीवोम बन जाता है, लास्ट में क्या बन जाता है आगे जाके जीवोम बन जाता है। तो ये सारी चीजें, तो हर एक स्तर पर जो है वो विविधता है, हर एक स्तर पर क्या है विविधता, इतना याद रखो, केवल जाति स्तर पर नहीं है, केवल जाति स्तर पर नहीं है, हर एक स्तर पर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैव मंडल में न केवल जाति स्तर पर वरन, जबकि वरन का मतलब था जबकि जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृहद अणु, सेल के अंदर जो वृहद अणु होते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो वृहद अणु से लेकर उसमें भी विभिन्नता है, जीवोम तक विभिन्नता है, जीवोम या बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। सेल अलग अलग हो सकती हैं, टिश्यू किसी के बहुत पौधों के अंदर अलग, हमारे अंदर अलग, टिश्यू अलग, ऑर्गन अलग, सिस्टम अलग, शरीर अलग, है ना, पूरा जीव ही अलग, ये सब चीजें। तो ये हर स्तर पर अपने को विविधता मिलेगी। जीव जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञानी वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया था। और जैविक संगठन जो है उसका हर स्तर, कोशिका, उत्तक, अंग, जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, हर स्तर पर जो है जैव विविधता दर्शाने के लिए एक जैव वैज्ञानिक थे जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है एडवर्ड विल्सन। याद रहे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इस नाम को। एडवर्ड विल्सन ने जो है वो जैव विविधता शब्द का प्रचलन किया था, यानी कि जैव विविधता शब्द इन्होंने दिया था। करेक्ट है क्या? ओके, ठीक है, याद रहेगा इसको, एडवर्ड विल्सन याद रखना है, जैव विविधता शब्द दिया था। यस, इसके बाद इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है, जो इन्होंने विभिन्न स्तरों पर जो जैविक विविधता शब्द दिया था उसमें से कुछ स्तर जो हैं वो अपने को यहाँ पे बताए गए हैं और उन स्तरों के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो इन्होंने बताया वो है आनुवांशिक विविधता, दूसरा जातीय या स्पीसीज विविधता, और तीसरा है इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकीय विविधता। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के अंदर यहाँ से नीट का सवाल पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैरा फॉर नीट 2025, फॉर नीट 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पैराग्राफ को जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। चलिए समझते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, कैसे जेनेटिक विविधता हो सकती है, कैसे जेनेटिक स्तर पर जो है वो विविधता हो सकती है। तो जेनेटिक स्तर पर जब अपन सोचते हैं कि कैसे एक जेनेटिक स्तर पर विविधता हो सकती है, तो क्या हो सकता है, यहाँ तो उसमें जीन का कोई मसला होगा, है ना, जीन में कुछ ऐसा चेंजेज आएगा जिसके कारण कोई अच्छी चीज़ होगी, जीन के अंदर जीन के कारण कुछ गंदी या कुछ अच्छी चीज़ होगी, यही तो हो सकता है जेनेटिक में। आनुवांशिक स्तर पर आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, जीनों पे ही आएगा। आनुवांशिक स्तर है मतलब जीन्स पे बात होगी, जीन्स के स्तर पर ही कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण फायदा होगा। तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है कि जैसे एक जाति है आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वो विविधता दर्शा सकती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आपको, हिमालय जो है पर्वत,
आप भली-भाँति हिमालय से परिचित होंगे। हिमालय की विभिन्न श्रेणियाँ, हिमालय की बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। तो क्या हुआ, एक ऑब्ज़र्वेशन वग़ैरह किया गया, तो हिमालय की बहुत ज़्यादा जो श्रेणियाँ थी अलग-अलग, उसके अंदर सभी श्रेणियों के अंदर एक पादप उगता था जो औषधीय महत्व का था, औषधि थी एक प्रकार की, और उस पादप का नाम था राउवोल्फिया वोमिटोरिया। याद रखना है, पादप का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पादप का नाम, याद रखना पड़ेगा, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ये पादप था। अब इस पादप के अंदर क्या हुआ? ये पादप जो है एक रसायन स्रावित करता है जिस रसायन का नाम दिया गया है रेसरपीन। क्या रसायन है? रेसरपीन, याद रखना है, रेसरपीन। अब ये आनुवांशिक विविधता कैसे दर्शाता है कि एक श्रेणी के अंदर देखा तो रेसरपीन की जो क्षमता है उत्पन्न करने की वो कम है और उसकी सांद्रता भी थोड़ी जो है वो कम है। क्षमता और सांद्रता कम है। एक श्रेणी, हिमालय की एक श्रेणी के अंदर जाके देखा तो उसके अंदर साला क्षमता तो तगड़ी आ रही है, बहुत ज़्यादा रेसरपिन उत्पन्न हो रहा है, सांद्रता भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अलग-अलग श्रेणियों में जब ऑब्जर्वेशन किया गया, तो अलग-अलग चीज़ें, आंकड़े मिले, तो ये अलग-अलग आंकड़े कब हो सकते हैं? एक पौधा है, पौधा तो वही है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। फिर ये क्या, क्यों, मतलब जो है वो अलग-अलग रेसरपीन स्रावित कर रहा है? अलग-अलग क्षमता का, अलग-अलग सांद्रता का रेसरपीन क्यों स्रावित कर रहा है? कारण ये कि ये आनुवांशिक है, जीन्स के अंदर फ़र्क है। आनुवांशिक रूप से पौधा भिन्न है, आनुवांशिक रूप से पौधा भिन्न है, इसीलिए वो रेसरपीन की क्षमता और सांद्रता में फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये आनुवांशिक विविधता हुई, ये उस पौधे में आनुवांशिक विविधता हुई। तो हिमालय की बहुत विभिन्न श्रेणियों के अंदर उगने वाला एक औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरिया आनुवांशिक विविधता के कारण उत्पादित सक्रिय रसायन, कैसा रसायन है? सक्रिय रसायन है रेसरपीन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। याद रहेगा, क्षमता और सांद्रता में अंतर आएगा अलग अलग जगह पर, ठीक है, याद रहेगा, वादा करो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की, धान यानी चावल, पता है सबको, 50,000, कितने? 50,000, 50,000 जो है उससे भी ज़्यादा आनुवांशिक रूप से अलग अलग चावल है। पता है ये चीज़ है, चावल अपने घर में आते तब भी थोड़ा थोड़ा तो अलग अलग, ये वो बासमती हैं, ये वो है, ये वो है। तो चावल जब अपने घर में थोड़ा बहुत पता है तो पूरे भारत के अंदर जब बात करेंगे तो 50,000 से ज़्यादा तो विश्वास नहीं होता, लेकिन है 50,000 से ज़्यादा क्या है, चावल की अलग अलग है। अब आनुवांशिक रूप से हो सकती है थोड़ा बहुत भी जीन का फर्क आ गया तो वो अलग प्रकार के चावल बना देगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, आनुवांशिक रूप से भिन्न होगी, ठीक है। दूसरी जो है, 1000 से अधिक आम की जातियां हैं, 1000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न आम की जातियां हैं। याद रहेगा क्या? 50,000 किसकी, धान की, और आम की कितनी, 1000। क्लियर है, पैरा क्लियर है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर जातीय जातीय या स्पीसीज विविधता, जातीय स्तर पर कैसे जो है एक विविधता जाति दर्शाती है। अब जातीय स्तर पर कैसे विविधता होगी, तो यह विभिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरण के लिए उदाहरण देते हैं, पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियां हैं वो पूर्वी घाट से अधिक है। याद कर लो, पश्चिमी घाट के अंदर जो उभयचर की जातियां हैं, उभयचर यानी कि जल और स्थल दोनों पे जो पाए जाते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। और उभयचर जातियों की जो विविधता है वो पूर्वी घाट से ज़्यादा किस में है, पश्चिमी घाट में। याद रहेगा क्या? उसके बाद थर्ड जो है वो है इकोलॉजिकल विविधता या पारिस्थितिकीय विविधता। अब ये कैसे हैं? एक स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे, और भारत की तुलना की गई है। ये देखो, एक सेकेंड, स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे और इंडिया की गई है, ये पड़ा इंडिया। भारत की और स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे है, एक देश है नॉर्वे, उसकी दोनों की तुलना की गई। अधिक जो है वो भारत के अंदर बताया गया है विविधता नॉर्वे से। किन किन चीज़ों में, वो आप देखो, पढ़ो। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, पारितंत्र स्तर पर है, इकोसिस्टम स्तर पर है। जैसे कि भारत के जो रेगिस्तान है, भारत के जो रेगिस्तान है, भारत के जो वर्षावन है, भारत के जो ग्रान है, मैंग्रोव है, भारत की जो प्रवाल भित्ति है या कोरल रीफ है, भारत की जो आर्द्रभूमि है, भारत की जो एस्चुअरी है, भारत की जो मीडोज हैं या अल्पाइन स्वादल है, उसकी पारितंत्र की विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। नॉर्वे से ये सारी चीज़ें भारत के अंदर अधिक है विविधता इन सब में। अगर आप भारत के रेगिस्तान में जाओगे और नॉर्वे के रेगिस्तान में को कंपेयर करोगे तो भारत के अंदर ज़्यादा विविधता मिलेगी। वर्षावनों में भारत के अंदर ज़्यादा विविधता मिलेगी
कंपेयर टू नॉर्वे। ठीक है, ऐसे इन सब चीज़ों को कंपेयर करने पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से जो है वो इंडिया के अंदर इकोलॉजिकल स्तर पर जो है वो ज़्यादा विभिन्नता है। राइट, प्रकृति की समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे होंगे, बहुत ज़्यादा लाखों साल लगे होंगे इतनी ज़्यादा जैव विविधता को आने के अंदर। लेकिन जाति सती, जिस प्रकार से जाति की सती हो रही, हानि हो रही, यदि इस हानि की इसी तरह से जारी रही, तब इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय, 2 शताब्दी यानी 200 वर्षों से भी कम समय के अंदर अपन जो है वो खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन और रखरखाव के लिए जैव विविधता और इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अपने जीवन जीने के लिए, अपने रहने के लिए ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जैव विविधता तो होनी चाहिए, तो ये जैव विविधता और इसका संरक्षण करना अत्यावश्यक है, महत्वपूर्ण है और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा भी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एक साथ अगर मैं चैप्टर को एक ही वन शॉट में कराऊंगा तो आपको इतना सारा डाटा याद नहीं रहेगा। आपने आज जितना पढ़ा उसका डाटा एक आप थोड़ा सा कॉपी पे लिख देना कहीं पे पेज पे और उस डाटा को रट लेना। आज के इतना रट लेना, अगली क्लास के अंदर रटना। ऐसे करके चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर के अंदर अपन लेके आएंगे पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।